तो भाइयों, ऑपरेशन बांग्लादेश अब आरंभ हो गया है। बीएसएफ ने बॉर्डर पर इनका इलाज शुरू कर दिया है। 2 आतंकी भारत में घुस रहे थे, सेना ने उन्हें 72 गुरों के पास पहुंचा दिया है। जब हिंदुस्तान ने ठान ली, जिस तरह घुस गए थे आपके बड़े भाई के घर पर, वहां पर तस नस किया सब कुछ, इसी तरह आपके साथ भी करेंगे। इंडियन आर्मी के द्वारा फाइनली इस चीज को लेकर जवाबी कार्रवाई करनी शुरू कर दी गई है। मिजोरम के स्टेट में इंडियन आर्मी के द्वारा एक नए बेस को एक्टिवेट करे जाने की रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। सरहदी एरिया में जो कि बांग्लादेश के साथ लिंक है भारत के, वहां पर जो सिक्योरिटी है उनको बढ़ा दिया गया है, भारत के अंदर भी बढ़ा दिया गया है। हम ये भी देखते हैं कि बांग्लादेश के हालात जो हैं वो मोहम्मद यूनुस साहब के आने के बाद खराब से खराबतर होते चले जा रहे हैं। भारत ने एक बड़ा एक्शन ले लिया है, वीजा केंद्र अनिश्चित काल तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। और जो मेडिकल फैसिलिटीज बांग्लादेशी इंडिया में लेते थे, अब तो या तो वो बहुत कम हो। 7 जो आप सिस्टर्स कहते हैं वो 7 रियासतें हैं, 7 स्टेट्स हैं। मतलब इस तरह का किसी पॉलिटिकल लीडर का कहना, तो अगर कोई एक आम बांग्लादेश का रहने वाला कहता तो शायद एक अलग बात। जमात इस्लामी के उन्होंने कहा कि हमारे 50 लाख जो हैं नौजवान तैयार हैं और वो हिंदुस्तान पे हमला करने के लिए, जिसे कि गजवाए हिंद कर देंगे। अब मैं क्या कहूं इसमें, अभी तुमसे अपने हिसाब किताब हो नहीं रहे हैं, लेकिन मेढकी को भी कभी कभी जुकाम हो जाता है, तो वो कह रहे हैं 50 लाख लोग जो है चढ़ बैठेंगे। अरे तुम्हारे यहाँ इकोनॉमी और जीडीपी ऐसा है नहीं, अब तुम 50 लाख की बातें सुन लीजिए सबकी, 9-9 लाख की। अब बाहर निकल रहा है ना यूनुस पूनस की चाल। यूनुस द पूनस इज बेसिकली ट्राइंग टू डिले इलेक्शंस। वो कोशिश काफी कर रहा है कि भैया किसी तरह से कुछ भी करके यार इलेक्शन डिले हो जाए, इलेक्शन में बता दो। और कल रात को एक बड़ा क्लियरली अनाउंसमेंट किया गया कि साहब जब तक हादी का मर्डरर मिलेगा नहीं तब तक हम इलेक्शन नहीं करेंगे। उसी के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जहां पर सिक्योरिटी और पुलिस फोर्सेस बोलती हैं यार वो एक्चुअली ना हादी वाला जो मर्डर जो हम बोल रहे हैं वो भाग गया, वो भागा नहीं है, वो बांग्लादेश के अंदर ही है। मतलब बोलते हैं ना अपनी पोल खुद खोलो। दिस इज अ कंट्री व्हिच इज, आई एम गोइंग टू से दिस अगेन एट द behest and at the dangerous point of being repetitive, but this is a country that is hell bent on destroying itself to teach us a lesson. मैं भारत से खासा नाराज होऊंगा कि अगर बांग्लादेश ने कोई हरकत करी और भारत को एक मौका मिला और भारत अगर आगे भविष्य में इस कॉरिडोर को चौड़ा नहीं करता, जो सन 71 में कर लेना चाहिए था, अब मोदी जी को यह गलती नहीं करनी चाहिए थी। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच वीजा सेवाओं को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बांग्लादेश के चटगांव स्थित इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर में भारतीय वीजा सेवाओं को 21 दिसंबर 2025 से अगले आदेश तक अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। दरअसल हाल ही में चटगांव में भारतीय सहायक उच्चायोग के बाहर भीड़ ने उग्र प्रदर्शन किया और हिंसा की खबरें सामने आई। इस घटना के बाद वीजा सेवाओं पर रोक लगाने का फैसला लिया गया। अब हालात की समीक्षा के बाद ही सेवाएं बहाल होंगी। दूसरी तरफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ ने बांग्लादेश बॉर्डर पर 2 घुसपैठियों को जहन्नुम में भेज दिया है। दरअसल ये घुसपैठिए भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे और बीएसएफ ने तुरंत एक्शन लेते हुए इन्हें वही ठोक दिया। तो चलिए इसी टॉपिक पर आगे इस वीडियो को देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। दीपू चंद्र दास का नाम जो है इस वक्त बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, जिसके ऊपर सोशल मीडिया पर बात हो रही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो का आगाज करते हैं और डिटेल में बात करते हैं। तो सारा का सारा जो मुद्दा है बांग्लादेशी हिंदुओं पर क्यों डाला जाता है, क्या ये कोई साजिश के तहत हो रहा है या कोई तीसरी ऐसी कोई शख्सियत या कोई ऐसी पार्टी मौजूद है जो इन तमाम सिचुएशन से या ऐसे हालात क्रिएट करके कुछ अपना फायदा हासिल करना चाहती है। इस वक्त इंडिया की अगर बात करें तो दोस्तों वहां पर बात ये हो रही है कि दीपू चंद्र दास नामी एक हिंदू है, जिसको मॉब लिंचिंग किया जाता है और ब्लास्फेमी के नाम पर उसको सबसे पहले तो कहते हैं ना कि बहुत बुरा बिहेव जैसे होता है कि टांगे और इस तरह के मतलब कि फिजिकल पनिशमेंट उसको किया जाता है और जिसमें उस बेचारे की जान चली जाती है। और उसके बाद जी उसकी लाश को एक मोटरवे के किनारे वहां पर उसको जला दिया जाता है और जितने भी वहां क्राउड होता है बड़े शौक से वीडियो बनाते हैं, जो कि रेडिकलाइजेशन की मैं कहती हूँ कि सबसे वर्स्ट एग्जांपल है। इस्लामिक रेडिकलाइजेशन पे भी हम बात करेंगे कि जब से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है तो ये एक्सट्रीमिज्म वहां पर काफी ज्यादा देखने को मिली है। 7 जो आप सिस्टर्स कहते हैं वो 7 रियासतें हैं, 7 स्टेट्स हैं। मतलब इस तरह का किसी पॉलिटिकल लीडर का कहना,
तो अगर कोई एक आम बांग्लादेश का रहने वाला कहता तो शायद एक अलग बात थी, लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल लीडर कहता है तो गालिबन मेरे ख्याल में इंडिया के लिए बड़ा कंसर्निंग है। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज जिस पे बात करना चाहूंगा वो है हिंदू कम्युनिटी जो बांग्लादेश में है, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है। मेरे ख्याल में बांग्लादेश हुकूमत को, बांग्लादेश के लोगों को ये गलत है भाई, आपका इंडिया के साथ मामला है। हिंदू एक शख्स अगर उसका रिलीजन हिंदुइज्म है तो इसका ये मतलब कतन नहीं है कि आप उसको मतलब जोड़ दें इंडियन हुकूमत की किसी पॉलिसी के साथ। अगर वो इंडिया में रहने वाला शख्स है तब भी आप नहीं जोड़ सकते। उसकी वजह यह कि गवर्नमेंट लेवल पाकिस्तान में गवर्नमेंट कुछ कहती है लेकिन अवाम कुछ और चाहती है। क्या ऐसा नहीं है? ये मतलब एक बहुत बड़ा डिफरेंस अब यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पर मतलब डंडे का कानून लागू किया गया है लेकिन अवाम आज भी इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसी तरीके से अगर कोई शख्स हिंदू है उसके साथ मतलब मेरे ख्याल में जो चीजें नजर आ रही है बांग्लादेश की सोसाइटी, बांग्लादेश के लोगों को मेरे ख्याल में मतलब ये जुल्म नहीं करना चाहिए। आपस के मामलात आपके हैं। अगर उस्मान हादी को जिन्होंने मारा तो हुकूमत को उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इंडिया का नाम ले रहे तो इसका क्या मतलब? अगर आप इंडिया के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं फॉर एग्जांपल, तो इसका एक मतलब जो हिंदू रिलीजन को फॉलो करने वाला कोई भी शख्स है उससे उसका क्या ताल्लुक है कि मतलब आप जाकर मतलब एक बेचारे निहत्ते शख्स के ऊपर, किसी निहत्ते फैमिली के ऊपर आप अपना गुस्सा निकालते हैं, उसकी जान लेते हैं, उसके घर, उसके घर बार कारोबार को नुकसान पहुंचाते हैं, तबाह बर्बाद करते हैं, आप जला देते हैं। मेरे ख्याल में ये चीज़ें कहीं पे भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इन चीज़ों को साइड पे रखकर भाई आप जाने, मैडम शेख हसीना जाने, नरेंद्र मोदी साहब जाने, डॉक्टर यूनुस साहब जाने, लेकिन एक आम जो शख्स है उसके साथ ये जुल्म, ये ज़्यादती मेरे ख्याल में किसी भी सूरत उसको न जस्टिफाई किया जा सकता और ना डिफेंड किया जा सकता, ना डिफेंड करने की ज़रूरत है। बल्कि इसके लिए मेरे ख्याल में अपने लोगों को सख्ती करनी चाहिए कि भाई आप मतलब ठीक है आप एहतजाज कर रहे हैं, पहले भी आपने एहतजाज किया, लेकिन इस एहतजाज का मतलब ये नहीं है कि आप किसी निहत्ते शख्स को उसके किसी रिलीजन की बेस पर आप उसकी जान लेते हैं। तो अब अगर इस पे आप गौर करें, इस तरीके की भड़काऊ बातें और ये हर चीज थोप देना हिंदुस्तान के माथे पर, सेंट मार्टिन आइलैंड नहीं, अब शेख हसीना को लेकर के बहुत उनका कि पहले तो उनको हमें वापस कीजिए और उनको डिपोर्ट कीजिए, हिंदुस्तान से बांग्लादेश को दीजिए। शेख हसीना के ऊपर उन्होंने जो सजाए मौत का उनको सजा भी दे दी है। उसके अलावा बांग्लादेश के एक दो और लीडर्स है, BNP बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जिसमें खालिदा जिया जिसकी प्रेसिडेंट है, और इसके अलावा आपके एक और हजरत हैं, वो अगर उनकी बात करें तो हसनत अब्दुल्ला, ये इन्होंने कहा था कि इंडियन हाई कमीशन को बंद कर दिया जाए और उन्होंने भी ऐसी बातें कही हैं जो कि कोई पसंद नहीं करेगा। तो चारों तरफ से मतलब ये ढूंढना मुश्किल है कि बांग्लादेश में कि हिंदुस्तान के हक में भी कोई बात करेगा। और तो और बल्कि यहां और कहते हैं कि हिंदुस्तान की जो 7 सिस्टर्स हैं, आपकी जो है अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा, इन पे हम कब्जा कर लेंगे, चिकन्स नेक को हम रौंद देंगे। पहले तो इसका एहसास होना चाहिए कि कौन किसको रौंद सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता है। लेकिन ये इनके यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो भी प्रेसिडेंट आता है या तो उसका कत्ल होता है या फिर सजाए मौत दे दी जाती है। ये 2-4 चीजें हैं, ये चीज गौर करने वाली है। और अभी तो जो वहां के हालात हैं, आरजू साहिबा कि एक लड़का है उसको वहां पर अभी हाल ही में इन्होंने जला दिया। उस लड़के का नाम क्या है, दीपू चंद्र दास, और उसको जिंदा जला दिया। ये सब जो दंगा फसाद चल रहा है, वहां के 2 प्रेस्टिजियस अखबार हैं बांग्लादेश के, उनके दफ्तरों में आग लगा दिया। अब उनके दफ्तरों में आग क्यों लगा दिया? क्योंकि परसीव ये किया जाता था कि ये दरअसल शेख हसीना के हमदर्द थे। हालांकि शेख हसीना के हमदर्द नहीं थे। द डेली स्टार नंबर 1, नंबर 2 प्रथम आलो, और इनके यहाँ जर्नलिस्ट को बड़ी मुश्किल से पुलिस बचा करके ले आई, क्योंकि भीड़ बिल्कुल बेकाबू हो चुकी थी। भीड़ का मैंने नेचर बताया कि जो भीड़ का नेचर था
वो टोटली सब युवा थे। और जुलाई ओकिया की ये जो हुजूम था, तो ये सब चीजें जो घटनाक्रम हुआ उसमें बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को बुलाया गया, 20 मिनट की मीटिंग हुई और डिमार्च हैंडओवर किया गया। एक्सटर्नल अफेयर्स की जो बातें थी, तो ये हालात आपके सामने हैं। और अभी हालात में अगले साल जो 12 फरवरी को इंतखाबात होने वाले हैं बांग्लादेश में, तो हिंदुस्तान ने ये कहा कि आप यहाँ चाहेंगे कि इलेक्शन फेयर हो और ट्रांसपेरेंट हो। और ये हिंदुस्तान ने मशवरा दिया था 14 दिसंबर को। तो मशवरे में तो खैर है ही है, मशवरा देना में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसको बहुत सख्त लफ्जों में ये जवाब आया कि हम अपने यहाँ इलेक्शन क्या कराएंगे, इसमें हमें आपके मशवरे की जरूरत नहीं है। बहरहाल, लेकिन अगर बांग्लादेश में अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए, अगर वहां पर कोई किसी तरीके की कोई कट्टरपंथी कोई गवर्नमेंट आ जाती है, तो वो सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, खासकर हिंदुस्तान के लिए। आज भी जो इंडो बांग्लादेश के रिलेशंस खराब हुए, वो आरजू साहिबा इसलिए खराब हुए क्योंकि हमारे यहाँ जब वॉर खत्म हुआ 71 में, 1 करोड़ की इलीगल बांग्लादेश माइग्रेंट्स थे, जिसमें तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का इनको वापस जाने, वो तो वापस गए ही नहीं, लेकिन करोड़ों और आ गए हमारे यहाँ। और यही नहीं आए, रोहिंग्यास भी आ गए।